नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेताओं की, जिन नेताओं के हाथों में हमने अपने भविष्य और पंजाब की बागडोर सौंप रखी है, वह नेता आखिरकार कर क्या रहे हैं। हम जो भी कहेंगे वह तमाम चीजें तथ्यों के आधार पर ही कहेंगे। विधानसभा में सब सच सामने आ रहा है कि हमारे हुक्मरान ही पंजाब को किस तरह से लूट रहे हैं। जिस तरह से पंजाब विधानसभा बजट की यह कार्रवाई हो रही है, कई चीजें वह जनता के सामने आ रही हैं। मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत सिंह भैंस ने स्पष्ट किया है कि 40 करोड़ रुपया केवल माइनिंग से ही खा लिया गया। आखिरकार वह कौन है? उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि हर एक सच्चाई जनता के सामने आएगी, वह इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। पिछले 20 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 2002-3 ਚ 7 ਕਰੋੜ, 2003-4 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 2004-5 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 6 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 36 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13 ਚ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13-14 ਚ 43 ਕਰੋੜ, 14-15 86 ਕਰੋੜ, 15-16 56 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 42 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 123 ਕਰੋੜ, 17-18 ਚ ਫਿਰ 18-19 ਚ 38 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 19 ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 2020-21 ਚ 178 ਕਰੋੜ ਤੇ 2021-22 ਚ 150 ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1083 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 40000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਛੱਡੋਗੇ कि नहीं ਛੱਡੋਗੇ? अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन सच यह है कि नेताओं ने ही पंजाब को लूट लिया। यही कारण है कि लगातार पंजाब कर्ज के दलदल में धंसता गया और हमारे नेता अमीर दर अमीर होते गए, पंजाब कर्जदार होता गया और नेता माला माल होते गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब पंजाब की विधानसभा में कहा जा रहा है, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है और हमारी ओर से चुने गए नेताओं को वहां पर हम ही ने भेजा है। एक एक नेता जो है वह लाखों व्यक्तियों की नुमाइंदगी करता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अवैध माइनिंग, अवैध शराब मुख्य तौर पर मुद्दा रहे। नेताओं को सब पता था। इससे साफ है कि अधिकारियों को भी इसका पता होगा। तो फिर आखिरकार उन्होंने इस अवैध काम को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे अब अधिकारी उस कहावत को सच करने में लगे हुए हैं, जिसका राज उसी के हो जाओ? क्योंकि अगर अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती तो आज वह कहने वाले होते कि हमने इस अवैध कारोबार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। अगर किसी ने नहीं सुनी तो यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अधिकारीगण अपनी बात को लेकर मीडिया के सामने आए थे? क्योंकि मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसमें वह अपनी बात रख सकते थे, लेकिन शायद उन्हें भी यह गवारा नहीं था, क्योंकि अगर नेता कुछ गलत काम करते तो जेबें तो अधिकारियों की भी गर्म हो रही थी। रेत आम लोगों को तो मिलती नहीं रही। जब पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और उनके स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, तो दावे तो किए जाते रहे कि जनता को 5.5 रुपए प्रति फीट रेत मिलेगी, लेकिन यह रेत 25 रुपए फीट से कम कभी भी नहीं जनता को उपलब्ध हुई। नकली शराब की फैक्ट्रियां चलती रही हैं और नेताओं के ही आरोप एक दूसरे पर लगते रहे हैं कि पंजाब का खजाना और पंजाब की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली शराब और जहरीली शराब बेची जा रही है, जिससे पंजाब को तो नुकसान हो ही रहा है, इसलिए इससे के साथ साथ जनता की सेहत को भी नुकसान हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बात तो ठीक ही कहते रहे हैं कि पंजाब में 2 परिवारों का राज चलता रहा है। यानी कि उन्होंने यह कहा था, जिसकी सरकार होती है उसे 75% मिलता है अवैध कारोबार का, और दूसरे विपक्ष में जो होते हैं उन्हें 25% मिलता है। यह सच सामने आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इस बार पंजाब ने यह तय कर लिया था कि दोनों रिवायती पार्टियों को नकार दिया जाएगा, और पंजाब के विधानसभा चुनाव जब आए तो लोगों ने किया भी यही। इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया गया और 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। 30 सालों तक कौन नहीं जानता किन पार्टियों ने और किन नेताओं ने
राज किया पंजाब पर और आज ये वही नेता हैं जो अपना इलाज कराने के लिए विदेशों की ओर जा रहे हैं और बातें करते हैं कि हमने पंजाब में बेहतरीन विकास किया है। विकास की दुहाई देने वाले ये नेता किस तरह पंजाब को लूट गए, यह भी अब जनता के सामने आने लगा है। हाजमा इन नेताओं का इतना दुरुस्त है कि रेत खा गए, बजरी खा गए, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। रेता सस्ती नहीं हुई, आज भी रेत लोगों को महंगी ही मिल रही है। हमने कई लोगों से बात भी की जो ये कहते हैं कि आज भी उन्हें मकान बनाने के लिए रेत का जो है वो जुगाड़ करने में खासी परेशानी होती है। अगर हम बात करें राजा वड़िंग की, जो कि विपक्ष में भी हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विधानसभा बजट सत्र में ही यह चैलेंज कर दिया है मंत्री हरजोत सिंह बैंस को, यदि वह साबित कर देंगे कि 20,000 करोड़ रुपया रेता से पंजाब सरकार कमा लेगी तो मैं विधानसभा में आना छोड़ दूंगा। पंजाब के लोग सच सुनना चाहते हैं। अगर 20,000 करोड़ रुपया जेड़ा केजरीवाल साहब ने कहा कि रेते चो आमदन आ जाएगी, क्यों ही 50,000 करोड़ रुपया कट लिया जाएगा। अगर 20,000 करोड़ रुपया आ गए, मैं इस सदन च आना पर पूरी जिंदगी लिए बंद कर दूंगा। ये बहुत वड्डी गल है। अगर तुसी 20,000 करोड़ रुपया रेते चो आमदन करके दस दो, मैं सदन च नहीं आवांगा। अब ये तो समय ही बताएगा। जो कुछ हरजोत सिंह बैंस ने कहा है एक दिन पहले विधानसभा कैबिनेट में पूरे सत्र में बजट के दौरान, वह कब तक साफ हो पाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात जो विधानसभा बजट सत्र में हुई है वह है जेलों में बैठकर गैंगस्टर किस तरह अपनी पूरी धंधा चला रहे हैं। जेलों में गैंगस्टरों को किस तरह संरक्षण दिया जा रहा है। नेता इस पर भी आपस में ही उलझे, आपस में बहस भी हुई। किस तरह से उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में वीवीआईपी सुविधाएं दी गई, इस पर भी बहस हुई। फर्जी एफआईआर की गई थी, इस पर यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस कह रहे हैं। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह भी कहा है कि जांच करने के बाद उन्होंने एफआईआर करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जनता के सामने सच आना ही चाहिए कि किस तरह जेलों में बैठकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं और नेता ही हमारे इन गैंगस्टरों को संरक्षण दे रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की ओर से कांग्रेस के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वह गैंगस्टरों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने नहीं आई। किसी खुफिया एजेंसी ने इसकी तह तक जाना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार क्यों, यह भी जनता सवाल जानना चाहती है। पहले तो आप सबने यह फिल्मों में ही देखा होगा कि किस तरह गैंगस्टर जेलों में बैठकर अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब यह हकीकत सबके सामने आने लगी है। जेलें जिन्हें की सुधार घर कहा जाता है, वहां से बैठकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, अपना पूरा नेटवर्क वहीं से चला रहे हैं। तो फिर अपराध मुक्त शासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मुख्तार अंसारी वह अपराधी है जिस पर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। यहां पर पंजाब में वह 27 महीने तक जेल में रहा। आखिरकार इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस पर एक केस दर्ज किया गया और बाद में उसे जेल में वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती रही। ये भी जो आरोप लगाए हैं वह जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस नहीं लगाए हैं। यही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी भी, मुख्तार अंसारी की पत्नी भी उनके साथ जेल में रही। यह आरोप है कि जिस बैरक में 25 कैदियों को रहना चाहिए या रखना चाहिए, उसमें अकेले मुख्तार अंसारी ही रहे और उनकी पत्नी उनके साथ रही। मुख्तार अंसारी was kept in a पंजाब जेल for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस एफआईआर चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। लेट मी फिनिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment. उसकी वाइफ उस जेल 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ सर। हालांकि इसके विरोध में पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसका विरोध भी किया और कहा
ये इसे साबित करना होगा। अगर वह हरजोत बैंस इस चीज को साबित नहीं कर पाए कि मुख्तार अंसारी की पत्नी जेल में उनके साथ रहती थी, तो फिर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा। रंधावा साहब, रंधावा साहब, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ। मैं करता हूं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਆਉਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। बैठो तुसी। लेकिन सवाल यह है कि बार बार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आग्रह किए जाने के बावजूद बार बार यह कहा जाता रहा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि मुख्तार अंसारी उन्हें कई केसों में वांटेड है, तो फिर आखिरकार पंजाब सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले नहीं किया गया। मुख्तार अंसारी को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, तब भी खासा बवाल मचा था। भाजपा ने कई तरह के आरोप पंजाब सरकार पर लगाए थे, तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। यह भी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर से यह भी आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब सरकार ने ही मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए महंगा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया, जिसकी एक पेशी की फीस 11 लाख रुपए बनती थी। अब 55 लाख रुपया उसका बिल पंजाब को आया है। हम मुख्तार अंसारी यानी कि किसी गैंगस्टर के लिए, वह भी जो उत्तर प्रदेश का है, उसके लिए पैसा क्यों भरें? 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab. Sir, for the information of the state of Punjab, sir, I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked. आखिरकार नेता जो हमारे हैं, जिन्हें हमारी इसलिए चुना गया है कि वह अच्छी नीतियां बनाएंगे ताकि रोजगार युवाओं को मिल सके, बेरोजगारी दूर हो, लेकिन ये नेता किस तरह अपने अधिकारों का ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबके सामने है। अब ये बात नेता अमन कानून की करते हैं और अब इनकी हरकतें हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं। हमारे नेता और अधिकारी किस तरह अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जेल में बैठे अधिकारी या कर्मचारी थोड़े से पैसे के लिए अपराधियों को हर सुविधाएं भी मुहैया करवा रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं। क्या जेलें अपराधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गई हैं? यह भी एक अहम सवाल जनता के जहन में कौंधने लगा है। वहीं से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश जेल से ही रचता है, इस पर भी एक दिन पहले यानी कि कल पंजाब कैबिनेट में यह भी स्पष्ट सामने उठा था, जब प्रताप सिंह बाजवा ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल उठाया था कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से ही सारा अपना अपराध को ऑपरेट कर रहा था और दिल्ली में सरकार किसकी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए थे। नहीं फिर लॉरेंस बिश्नोई वाला एक मिनट यार, वो एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ। ठीक है, एक मिनट जी। यह भी सूत्रों की माने तो यह भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर ही फिरौतियों से कई करोड़ रुपए कमाए हैं। यह बयान उसने पुलिस को दिए हैं। अमृतसर के एक डॉक्टर को भी तिहाड़ जेल में बंद एक गैंगस्टर की कॉल आई थी, उससे भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आखिरकार जेलों में मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं, मतलब साफ है कि पैसों के लिए हमारे अधिकारी और नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। आरोप हम नहीं लगा रहे, पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ये संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा उस रिपोर्ट का, जिसकी जांच हरजोत सिंह बैंस की ओर से करने के आदेश जारी किए गए हैं। वो जब तक रिपोर्ट सामने आएगी, वह कब सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, यह भी अहम सवाल है। गैंगस्टरों को ग्लैमराइज्ड किए जाने को लेकर नॉर्थ विधानसभा से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी आज विधानसभा सत्र में अपनी बात रखी। एक गैंगस्टर ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ VVIP ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VVIP ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब एक गैंगस्टर ਨੂੰ VVIP ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ कि इसका ग्लैमराइजेशन बंद किया जाए, क्योंकि 8 दिन का रिमांड है मानयोग स्पीकर साहब, इस दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। थैंक यू वेरी मच। जनता के जहन में यह सवाल भी कौन रहा है कि आखिरकार जब अपराधी को सजा काटने के लिए जेल में भेजा जाता है तो वहां पर उसे सजा होती है या फिर ऐश आराम के तमाम साधन उसे वहां पर मुहैया करवाए जाते हैं। जिस तरह से हरजोत सिंह बैंस ने आरोप लगाए हैं, और यदि उन आरोपों में सच्चाई है कि जेल में ही VVIP ट्रीटमेंट बाहुबली मुख्तार अंसारी को मिलता रहा, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये तमाम आरोप सच हैं तो फिर पंजाब का तो रब ही राखा है, क्योंकि एक आज युवा यहां पर पंजाब में रहना नहीं चाहता। हजारों युवा हर साल यहां से विदेशों को पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग तो खुद विदेश जाना चाहते हैं, तो कुछ के मां बाप इसलिए बच्चों को विदेश भेज रहे हैं कि वह नहीं चाहते कि किसी गैंगवार में उनके बच्चे को कोई नुकसान हुए। हम ये भी कहते हैं, नेताओं से हम अपील भी करेंगे कि अब वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाज आएं और संयुक्त रूप से एक प्रयास करें कि, क्योंकि गैंगस्टरों ने पंजाब का माहौल बिगाड़ रखा है। कोई यहां पर रहना नहीं चाहता। इन गैंगस्टरों पर और अपराध पर और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे लगाई जाएगी, यह जनता के सामने जरूर आना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने गैंगस्टरवाद को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। यह सच जनता के सामने आना ही चाहिए और इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो अगर यह सच जनता के सामने नहीं आएगा तो जनता भी यही समझेगी कि ये नेता केवल अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में एक दिन पहले टेलर की गला काटकर की गई हत्या को लेकर, कि किस तरह राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की मंगलवार को हत्या कर दी गई। बुधवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू था, इसके बावजूद उसकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने हत्यारों को फांसी दो के नारे भी लगाए। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले कन्हैया की हत्या की गई है, उससे एक नए तरह का अपराध यहां पर पनप गया है। तालिबानी तरीके से उसका गला काट दिया गया। किस तरह 2 युवक उसके दुकान पर आते हैं और उससे नाप लेने के लिए कहते हैं, एक वीडियो बनाने लगता है और दूसरा उसका गला काट देता है और बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया जाता है। आपको ये बता दें कि 10 दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कन्हैयालाल की ओर से एक पोस्ट डाली गई थी। इसी को लेकर तालिबानी तरीके के साथ उसका मर्डर कर दिया गया। इसी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह कहा, इस हत्या के लिए सीधे तौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा, राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और पिछले 6 महीने में हर हफ्ते इस तरह की आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर त्रुटिकरण का आरोप लगाया और कहा, एक संप्रदाय पर नरमी बरती जा रही है जबकि दूसरे के साथ सख्ती। इस मामले में सबसे पहले कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया गया। कन्हैयालाल लगातार पुलिस से सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन पुलिस उनसे समझौता करने के लिए कहती रही। कन्हैया को सुरक्षा न देकर पुलिस ने हत्यारों के भाइयों को सुरक्षा दी। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार
इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही हैं। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक राजस्थान सरकार के जो फैसले हुए हैं वो साफ तरह से तुष्टीकरण दिखाते हैं। एक संप्रदाय की तरफ नरमी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सख्ती। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटनाक्रम के अंदर, उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई और कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज पत्रकारों से बात की और कहा, घटना बहुत बुरी है। मैंने कल भी कहा था, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एसआईटी ने कल रात से ही अपना काम शुरू कर दिया है। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बैठकें कर रहे हैं। जिन्होंने उसे मारा, उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, इन तमाम बातों का खुलासा किया जाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जब तक उनसे लिंक ना हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है, ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। मैं इस मीटिंग के बाद जो भी परिणाम फीडबैक आएगा उसे भी बताऊंगा। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है और यहाँ पर बातचीत भी हुई है। वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलके वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है। उसी रूप में हम लोग कार्रवाई करते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया को भी झटका लगा है। गिलजिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की थी। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा यह अर्जेंट पिटीशन नहीं है और इसकी रेगुलर सुनवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। अगर गिलजिया को अग्रिम जमानत चाहिए तो वह लोअर कोर्ट जा सकते हैं। उधर संगत सिंह गिलजिया की गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे हैं। वह गिरफ्तारी से पहले राहत पाना चाहते थे, मगर हाई कोर्ट की ओर से उन्हें राहत नहीं दी गई। आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से जंगलात घोटाले में केस दर्ज किया जा चुका है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें संगत सिंह गिलजिया को भी नामजद किया गया था। मामला यह है कि जंगलात मंत्री रहते हुए गिलजिया ने ट्री गार्ड खरीदे थे। इसमें करीब करीब 6 करोड़ रुपए का घपला होने की बात कही जा रही है। गिलजिया को जंगलात अफसरों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद केस में नामजद किया गया था। विजिलेंस की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत पर गुरदासपुर की ड्रग इंस्पेक्टर बबलीन कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अमृतसर की रहने वाली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।